आज भारत 24 में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें सामने रखने जा रहे हैं जो हमारी खुद की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर एक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के बढ़त की बातें आ रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने बताएंगे। तो यहाँ सब लोग सब में रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। यहाँ सब जितने भी आए हैं सब बाहरी लोग हैं। हाँ, जो निजी बहुत कम, जो पहले निजी बहुत कम लोग रहते थे। और आने के बाद उसको नेपाल में दिहाड़ी मजदूरी किया। दिहाड़ी मजदूरी करते करते यहाँ के माहौल से वो वाकिफ़ हुआ और वाकिफ़ होने के बाद वो जो है कैरिंग में लिप्त हो गया, नंबर 2 के कामों में लिप्त हो गया, तो उससे आय स्रोत बढ़ गई और वो यहाँ डेवलप कर गया। ये कुछ एक लोगों की बातें हैं जो अभी हमने आपके सामने रखी हैं। भारत 24 के कैमरे पर हमने रिकॉर्ड किया है, जो हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जो नेपाल से सटे इलाके हैं। 7 ऐसे जिले हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी बीते 10 साल में 20% से भी ज्यादा बढ़ी है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हमने सोचा कि हम जमीन पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात करें। आखिरकार ऐसा क्यों है कि सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बीते 10 साल बढ़ती चली जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जो सीमा से सटे हुए हैं नेपाल से, जहां पर तेजी से मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो सबसे पहले आपके सामने ये तमाम क्षेत्र जहां पर यह स्थिति है: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहरामपुर, बहराइच, श्रीबस्ती, पीलीभीत, खीरी, ये सभी 7 जिले जो अभी आपके सामने हैं, इनमें बीते 10 साल में 20% से भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। जाहिर सी बात है, अब इस पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या बढ़ने को लेकर चिंता क्यों हो रही है। अगर आप आबादी देखें तो जाहिर सी बात है मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक की आबादी में अगर हल्का इजाफा हो भी जाता है तो क्या बात है, लेकिन यहीं पर सच छिपा हुआ है जो आपके सामने हम प्रदर्शित करेंगे। बहुसंख्यक समाज के मुकाबले अल्पसंख्यक समाज की आबादी जिस रेट से बढ़ रही है वो सवाल खड़े करती है। और ये रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। दरअसल ये रेट ऑफ ग्रोथ इसलिए है क्योंकि दूसरे देशों से आकर गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले शरणार्थी जो मुसलमान हैं, उनकी बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके लिए तथ्य आपके सामने। नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश में 1047 गांव हैं, 1047 गांव, जिनमें से 116 गांव में मुस्लिम आबादी है जो कि 50% से ज्यादा है। अब 303 ऐसे गांव हैं जिनमें मुस्लिम आबादी 30% से 50% के आसपास है। लेकिन जैसे ही आप इसे राष्ट्रीय औसत या फिर उत्तर प्रदेश के भी औसत से इसका अनुमान निकालते हैं तो पता चलता है कि इन सभी 7 जिलों में जिसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, यहां पर बीते 10 साल में मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा बढ़ गई है। और ये आबादी बच्चों की पैदाइश से संबंधित नहीं है। ये आबादी नेचुरल ग्रोथ और प्रोजेक्शन नहीं है। ये आबादी उन लोगों की है जो गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव बनाकर रहना शुरू कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में घुसकर अपने लिए पूरी जगह तैयार कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़ने पर हमने वहां पर स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की ताकि हम आपके सामने आधिकारिक बयान सामने प्रस्तुत कर सकें। जरा देखिए सरकार की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। दरअसल एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं कुछ सुनियोजित व्यवस्था नज़र आती है और हम जहाँ तक समझ पाते हैं कि कुछ इनके नेता हैं जो इनको प्रोत्साहित करते हैं कि अगर हमारी आबादी ज़्यादा बढ़ गई और हम लोग बहुसंख्यकों के मुकाबले अपना एक स्टेटस अच्छा बना पाएंगे। लगातार हम जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, उसके साथ हम लोग जो बॉर्डरिंग एरियाज़ पे पेट्रोलिंग भी करते हैं
और अलग अलग गाँव में विजिट करते हैं। कम्युनिटी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ हम लोग बैठक भी करते हैं और हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पे हम लोग निगाह रखते हैं। जहाँ तक वो फिटले खाद का तस्करी हो, चीनी की तस्करी हो या अन्य कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, नारकोटिक्स को, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। दरअसल हमें यह खबर मिली कि ये जो 7 सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यहां पर बीते 10 साल में क्राइम का ग्राफ बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसके साथ साथ आबादी अल्पसंख्यकों की भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी। तो हमने अपने संवाददाताओं को भेजा। हमारे संवाददाता जब जमीन पर गए तो उन्हें यह बात समझ में आई कि स्थानीय लोग इस बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं कि बीते 10 सालों में अपराध की बहुत बड़ी घटनाएं होने लगी हैं, चोरियां बढ़ गई हैं, लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की हरकतें बढ़ गई हैं और खास करके वो तमाम गांव जहां अल्पसंख्यक रहा करते थे, जो बहुत छोटी संख्या में होते थे, वो अचानक उनकी संख्या बढ़ने लगी, उनके घर बढ़ने लगे और गांव के गांव नए बसने लगे। जब ये बातें सामने निकल कर आई तो ये हमने तहकीकात के तौर पर सामने रखा और जमीन पर हमने यही सच पाया भी, जिसे हम अभी आपके सामने प्रस्तुत भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बीते 10 सालों से अगर उत्तर प्रदेश के इन सभी 7 जिलों में जिसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की जा रही है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार को इसकी भनक नहीं है? अगर सरकार को इसकी भनक है तो सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? हमने सरकार की तरफ से जो हमें लोग बात करने को तैयार थे कैमरे पर, उनकी बातें हमने आपको दिखाई। ये मानकर चलिए कि सरकार का कोई भी व्यक्ति कभी भी कैमरे पर यह मानने को तैयार नहीं होता कि अल्पसंख्यक समुदाय को लोग जानबूझकर एक साजिश या रणनीति के तहत कोई चीज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यह बात हमने आपके सामने रखी कि एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार के भी कुछ अधिकारी मान रहे हैं कि यह सब कुछ हो रहा है। तो क्या यह डेमोग्राफिक चेंज की एक बहुत बड़ी कोशिश है? तो आइए सबसे पहले हम आपके यह बताना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज होता क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक हमने इसके बारे में कभी चर्चा की ही नहीं। आमतौर पर जब डेमोग्राफिक चेंज यानी कि पूरे जन समुदाय के बीच में आपको बदलाव लाना है तो एक विशेष समुदाय को स्थानीय समुदाय पर हावी बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बहुसंख्यक के बराबर या उनसे ज्यादा कर दो। इसका करने का फायदा क्या होता है? इसके जरिए स्थानीय कल्चर, स्थानीय संस्कृति और इसके साथ साथ जो बहुसंख्यक संस्कृति है उसे प्रभावित करने में आसानी मिलती है और अल्पसंख्यक सोच और विचारधारा को बहुसंख्यक के ऊपर थोपने का एक जरिया मिलता है। एक समुदाय की संख्या जब बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो दूसरा समुदाय जो पहले बहुसंख्यक होता है वो असमंजस में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और जब तक कि वो समझ पाए तब तक सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पूरे इलाके पर जो पहले अल्पसंख्यक थे उनका दबदबा बढ़ जाता है। इसी को डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब यह है कि एक हथियार के तौर पर आबादी का इस्तेमाल करना, और यह सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी एक देश ने किया है तो वो है चीन। चीन ने 1947-48 में ही यह तय कर लिया था कि तिब्बत के पूरे इलाके पर अगर कब्जा बनाना है तो तिब्बत पर जो बौद्ध संस्कृति है उस पर चीनी संस्कृति को हावी करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि चीन ने लगातार बौद्ध संस्कृति पर हावी करने के लिए तिब्बतियों पर हर तरह का जुल्म किया, वहां पर मेनलैंड चाइना से लोगों को ले जाकर बसाया, इतने बड़े पैमाने पर बसा दिया कि अब तिब्बती ही अपने ही जमीन पर अजनबी हो गए। कुछ यही करने की कोशिश हिंदुस्तान में हो रही है, जिसके बारे में कई स्तर पर चर्चाएं सामने हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बारे में चिताया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज की जो कोशिश की जा रही है, ये आखिरकार कौन से लोग हैं? क्यों ऐसा करना चाहते हैं ये लोग? ये डेमोग्राफिक चेंज कर उत्तर प्रदेश में क्या हासिल हो रहा है? देखिए हमारे संवाददाता ने जमीन पर क्या पाया, देखिए आप। नेपाल सीमा पर लगातार बढ़ते हुए संवेदनशील आंकड़े, दरअसल तस्करी और तमाम सारे आपराधिक गतिविधियों में शामिल इस इलाके में बढ़ती आबादी गृह मंत्रालय और तमाम खुफिया एजेंसियों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर से वो तमाम इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू की है जिसके दम पर इस इलाके की संवेदनशीलता को कम किया जा सके। सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ तमाम सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से इस इलाके की नॉर्मलसी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अवनीश विद्यार्थी, भारत 24, भारत नेपाल सीमा। अवनीश ने जो वहां पर जाकर जमीन पर तहकीकात की, उसके आधार पर कई बातें हम आपके सामने स्पष्ट रख रहे हैं। लेकिन पहले यह आवश्यक है आपका जानना कि स्थानीय लोग इस डेमोग्राफिक चेंज को किस तरीके से ले रहे हैं, उनकी क्या क्या बातें हैं,
ये जानना आपके लिए आवश्यक है। अविनीश ने क्या बातचीत की, देखिए जरा। खुफिया रिपोर्ट की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं रुपईडीहा के लहरपुर गांव में। जानेंगे कि आखिर क्या है हकीकत, यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हैं हालात। नहीं, वो तो हर गांव का अलग अलग एक वो रहता है। जहाँ जैसे लहरपुर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ठीक, लगभग 80% मुस्लिम होंगे, 20% हिंदू हैं। और जस्ट बगल में जो गांव है निबिया, यहाँ की लहरपुर की लगभग 700 के आसपास होगी। जितने भी आए हैं सब बाहरी लोग हैं। हाँ, जो निजी बहुत कम, जो पहले निजी बहुत कम लोग रहते थे, अब यहाँ पे जितने हैं सब गांव से अपने अपने आए हैं यहाँ पे। सर हमको तो 22 साल आए हुए हो गया, ये लोग पुराने हैं हमसे। अरे लोग तो यहाँ सब लोग सब में रहते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लहरपुर में सब नए हैं सर, कोई 30 साल हो गया, कोई 35 साल हो गया, कोई 50 साल हो गया। 10 साल किसी को पास कोई पुश्तैनी यहाँ लोग नहीं, नहीं यहाँ जैसे कोई पुराना हमारे अंदाज तो है नहीं। हाँ, कि सब इधर उधर से सब लोग आए। किस तरह का काम करते हैं ये लोग? कम तो वही मजदूरी कोई करता है, कोई ठेला लगाता है, कोई नेपाल जाता है, कोई क्या करता है, कोई खेती करता है। पर हम रुपईडीहा के गांव में हैं बैठे हुए। इस वक्त पेड़ के नीचे चारपाई बिछी हुई है और गांव के तमाम सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जरा इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है भारत नेपाल सीमा पर, क्या माहौल है। आप जरा अगर विश्लेषण कर सकें, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं बड़ा इसको संवेदनशील इलाका मान रही हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ पर जो आबादी की सोशियोलॉजी है वो बहुत बदल गई है। लोग जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग जो अचानक धनाढ्य हो गए हैं। इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि अचानक अमीर होना कोई मजदूरी या मेहनत करके तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। अचानक जो बड़ा हुआ है वो चंद लोग हैं, बहुत काफ़ी लोग नहीं हैं। वो चंद लोग थोड़ा सा 2 नंबर का काम जिसको कहते हैं हम स्मगलिंग या मतलब कैरिंग, उसमें है क्या कि मादक पदार्थों का कैरिंग होना। मादक पदार्थ में चर्स, स्मैक, गांजा, भांग आदि आते हैं। अचानक किसी पॉकेट में मुस्लिम आबादी बढ़ती है, किसी पॉकेट में हिंदू आबादी बढ़ती है। ये जो गड़बड़ हुआ ये क्यों हुआ? देखिए, आबादी जहाँ जहाँ जैसे पहले से जहाँ मुस्लिम आबादी घनी है वहाँ तो स्वाभाविक है। हाँ, वही मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पहले से घनी है वहीं उसकी घनत्व और हुई है। उसका रीजन ये है कि थोड़ा सा शिक्षा का अभाव मुस्लिम भाइयों में है, जो अपने आबादी को ना जाने क्या साइकोलॉजी है उनके दिमाग में, जो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मुझे अगर आबादी कंट्रोल किया जाए तो शायद मेरी आय स्रोत बढ़ जाए और आगे मैं कुछ डेवलप कर पाऊँ। तो इस तरह की बातें साफ आ रही हैं कि जहां पर ज्ञान की कमी है वहां पर तो लोग खैर आबादी बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बाहर से आकर रहने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब जरा सोचिए, हम जहां पर पहुंचे पीलीभीत में, वहां पर कोई भी व्यक्ति गांव में जो रह रहा था, 700 लोगों का गांव है, 30 साल से पुराना कोई व्यक्ति उस गांव में है ही नहीं। क्या ये अपने आप में बताने के लिए काफी नहीं है कि बाहर से दूसरे जगहों से लोग आकर वहां पर बस रहे हैं, और जो बस रहे हैं वो अपने आप में काफी है बताने के लिए कि किस समुदाय के हैं। पीलीभीत के शहर काजी ने भी जब भारत 24 पर बात की तो उन्होंने भी बताया कि मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है उसके पीछे कुछ खास संगठनों का हाथ है, जिसकी वजह से मुसलमान आबादी लगातार यहां पर बढ़ रही है। इन संगठनों को फंडिंग बाहर से मिल रही है। ये फंडिंग के जरिए मस्जिद और मदरसों का निर्माण करा रहे हैं और उस पूरे इलाके में डेमोग्राफिक चेंज को बढ़ा रहे हैं। तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, इन संगठनों को बाहर पैसा मिल रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, मदरसे बनवा रहे हैं। ये संगठन हिंदुस्तान के अंदर ये समझ लीजिए खतरे के बाइस बनेंगे। मैं तो हरबे दरबे मैं कह भी चुका हूँ कि इन संगठनों पर पाबंदी लगना चाहिए और इनके फंडिंग पर नजर रखे, और सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर कोई छोटी मोटी एजेंसियों काम नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ साहब से, मुख्यमंत्री हमारे हैं, अमित शाह साहब से, वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी एजेंसियां लगा के इन सारे संगठनों की जांच की जाए। लोग जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है और लोगों की बातें
भारत 24 आपके सामने प्रदर्शित कर रहा है और बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइसिस खड़ा हो रहा है। भारत 24 की टीम जब पीलीभीत के बॉर्डर्स के पास के सभी गांवों तक पहुंची जो कि नेपाल से सटे हुए हैं, तो वहां पर गांव में लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये इसलिए आबादी तेज हो रही है, बढ़ती हुई, क्योंकि बच्चों की पैदाइश उतनी नहीं है, लेकिन बाहर से आकर रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर अब गैर कानूनी तरीके से उत्तर प्रदेश को अपना घर बना रहे हैं। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले मदरसे यहाँ छोटा हुआ करते थे, अब यहाँ 2-2, 3-3 बिल्डिंगें बन रही हैं और यहाँ पे पता नहीं कैसे सब लोग बना रहे हैं और वृद्धि ज़्यादा हो रहा है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रहा है। और आगे भी देख लीजिए आप, वहाँ पे भी वो तो एकदम सटा हुआ है, वहाँ आप बूझ ही नहीं पाएंगे नेपाल कौन सा है, इंडिया कौन सा है, एकदम सटा हुआ है सर। देखिए घर भी बिल्कुल बॉर्डर जी सर, पूरा नो मैस लैंड पे ही घर बना लिए हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इस तरह संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ साथ खुफिया विभाग के लिए भी और हम सभी के लिए चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों की बातें भी आपके सामने हमने रखी, हमने मौलाना मौलवी की बात भी आपके सामने रखी, सरकारी अधिकारियों की बातें भी आपके सामने रखी। ये सभी बातें भारत 24 के संवाददाता अवनीश के द्वारा एकत्रित की गई हैं और ये बात हमने आपके सामने रखी सिर्फ इसलिए ताकि सनद रहे कि उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्र जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर क्या चल रहा है। हालांकि इस बात को योगी सरकार बड़े अच्छे से समझती है कि सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को अब लाइन में लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की, जिनमें से कुछ आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। नए मदरसों को अनुदान बंद किया जाएगा, यह बात सामने रखी गई है। मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया जाएगा, योगी सरकार ने इस बारे में भी आदेश पारित किया है। मदरसों में वीडियोग्राफिक के जरिए यह देखा जाएगा कि वहां पर आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार के द्वारा जो विधित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों को पॉलिटिक्स, साइंस और तमाम तरह की अन्य चीजें बताई जा रही हैं कि नहीं बताई जा रही। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जैसा कि योगी सरकार ने बताया, 16,513 मदरसे हैं, जिनमें से 8,513 मदरसों को ही मान्यता प्राप्त है। बाकी जितने मदरसे हैं उन सभी मदरसों के लिए पंजीकरण की एक नई सूची तैयार की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक समय सीमा दिया गया है, जिसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को यह तय करना है कि उनके इलाके में कितने मदरसे चल रहे हैं और उन मदरसों का पंजीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। यह पूरी पंजीकृत लिस्ट और उसके साथ साथ मदरसों की लिस्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंपी जाएगी और उसके आधार पर उनके पंजीकरण की बात भी आगे आएगी, ताकि मदरसों पर अगर नियंत्रण किया जा सके तो फिर समझ आ जाएगा कि आखिरकार विदेश से जो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग आ रही है, जो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आ रही है, उस फंडिंग के जरिए इस्लाम के तथाकथित तौर पर प्रसार और प्रचार को लेकर क्या क्या किया जा रहा है और कैसे डेमोग्राफिक चेंज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो पारंपरिक तौर पर मुसलमान बहुल्य हैं और ये जिले हैं, कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज आज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान आबादी है। लेकिन ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे पास इतिहास और विरासत में हमें मिला है। लेकिन जिन 7 जिलों की बात आज भारत 24 आपके सामने कर रहा है, ये वो जिले हैं जहां पर मुस्लिम बहुतायत नहीं है, लेकिन बीते 10 साल में उनकी आबादी इतनी तेज तरीके से बढ़ रही है कि अब वहां पर चिंता होने लगी है कि क्या अगर डेमोग्राफिक चेंज कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा, इन जिलों का क्या परिदृश्य होगा। क्या ये जिले भी उसी लाइन पर चले जाएंगे जो आमतौर पर बंगाल में कई जगहों पर देखने को मिलता है, जहां पुलिस भी दिन के उजाले में इन गांवों में जाने से डरती है। क्या यह हाल उत्तर प्रदेश का बनाने की कोशिश की जा रही है? और जब इस तरह की चिंता सामने आती है तो कुछ एक ऐसे नेता हैं जो अपनी सोच और अपनी विचारधारा को बहुत ही संकुचित कर देते हैं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम सबसे ऊपर है। विरोध में खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब यह कहा कि सभी मदरसों का पंजीकरण किया जाना चाहिए या फिर उनकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो सबसे पहले विरोध करने में कौन खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी। देखिए उन्होंने क्या कहा था। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये मदरसा हमारा है,
अब ये छोटा एनआरसी है, मैं तो कहूंगा ये बोलता हूं तो अपने इस्लामिक तौर तरीके उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फिक्र सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। तो असदुद्दीन ओवैसी का विरोध हमने आपके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन क्या ये विरोध अपने आप में सही है? भारत 24 के संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की रिपोर्ट जो आपके सामने प्रस्तुत की, कम से कम वो तो ये बताती है कि बहुत ही सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत स्थानीय जो नेता हैं, राजनेता या फिर जो शक्तिशाली पावरफुल लोग हैं, उनके आश्रय के तहत उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में मुस्लिम आबादी को जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें दूसरे देशों से आए मुसलमानों को बढ़ाने और उन्हें बसाने की भी पूरी कोशिश है। जाहिर सी बात है, सरकार से उम्मीद है कि वो सही और ठोस निर्णायक कार्रवाई करेगी, लेकिन इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि क्या हम अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सजग हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान ने किस तरीके से हिंदुस्तान के साथ एक और नापाक चाल चली है। एशिया कप में कल ही एक मुकाबला हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच था। पाकिस्तान ने बहुत ही गंदे तरीके से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और इसका पर्दाफाश अब हम कर रहे हैं आपके सामने। दुबई में कल एशिया कप का जो भारत और पाकिस्तान का मैच था, जिसमें सुपर 4 का बहुत रोमांचक मुकाबला था, इस मैच में भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी। पाकिस्तान ने इस मैच को बहुत ही मुश्किल से लेकिन जीत ही लिया। इस पूरे मैच को देखकर हर किसी के दिल में कसक थी हिंदुस्तान में कि भाई ये मैच हम कैसे हार गए। पहला मैच तो हमने जीता था, हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। लेकिन अब इसके पीछे एक नई बात निकल कर आई और इसको कहते हैं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। अर्शदीप का कैच जैसे ही छूटा वैसे ही इस मैच का रुख बदला। आपने देखा, जितने भी लोग कल मैच देख रहे थे उन्होंने इस बात को देखा और ऐसा कहा गया कि कैचेस विन द मैच। आपने अगर बॉल पकड़ ली तो भाई आप जीत गए, ना पकड़ पाए, छूट गए आपके हाथ से, तो फिर मैच आपके हाथ से निकल गया। कल का मुकाबला इसी को सत्यापित करता है। अर्शदीप ने पाकिस्तान के आसिफ अली का कैच पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी और वो मैच बस हाथ से निकल गया हिंदुस्तान के। लेकिन खेल के मैदान में हार और जीत सिर्फ हार और जीत होती है, उसमें मनोबल कम नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कैसे शुरू होता है, अब देखिए जरा। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया साइट्स पर अर्शदीप सिंह को ट्रोल किया गया। पहले पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यह दिखाता रहा कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को हराया। उसके बाद भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप के खिलाफ साजिश रची गई और उनकी विकिपीडिया पेज पर, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, उसमें यह दिखाया गया कि अर्शदीप दरअसल खालिस्तानी है। यह तस्वीर अर्शदीप की विकिपीडिया पेज की है। पाकिस्तान ने अपनी साजिश के तहत इस पूरे पेज को एडिट किया, क्योंकि विकिपीडिया एक एडिटेबल प्लेटफॉर्म है। जो भी व्यक्ति विकिपीडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो विकिपीडिया के शब्दावली को, उसके कंटेंट को चेंज कर सकता है। तो पाकिस्तान के कुछ ऐसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने विकिपीडिया के इस पेज को चेंज किया, अर्शदीप को भारतीय से अलग करते हुए खालिस्तानी संगठन से जोड़ दिया। पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान के फैंस अर्शदीप के विकिपीडिया प्रोफाइल को जबरदस्त तरीके से शेयर करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्शदीप हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए खेलने लगा। और उसके बाद यह भी सामने रखा गया कि कैसे उन्होंने 2018 के वर्ल्ड कप 19 में खालिस्तान के टीम का हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद भारतीयों के नाम पर अकाउंट्स बनाकर उन्हें खालिस्तानी कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। जब अर्शदीप भारत के अंडर 19 में वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे तो उस वक्त ये सारी बातें निकल कर आई। अब देखिए, हम आपको इसकी पूरी साजिश दिखाते हैं। ये देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस पाकिस्तान का अभी आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के जरिए इस विकिपीडिया के पूरे पेज को एडिट किया गया था। ये आपके सामने है। किस कंट्री ऑफ ओरिजिन से इस पूरे एक्टिविटी को किया गया, ये पाकिस्तान का है। ये आपके सामने कौन सा प्रोविंस है, पंजाब है। शहर कौन सा है, मरी। मरी मैं आपको बता दूं इस्लामाबाद से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पाकिस्तान का हिल स्टेशन है और पाकिस्तान के सभी नामचीन लोग, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी छुट्टी मनाने के लिए मरी जाते हैं। तो क्या अर्शदीप मरी पहुंच गए थे? क्या अर्शदीप मरी में रहने वाले थे? जाहिर सी बात है अर्शदीप हिंदुस्तानी है।
खालिस हिंदुस्तानी। लेकिन पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा आपके सामने है। इस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को लेकर भारत सरकार एक्शन में आई और उसके साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खालिस्तान के नाम जोड़े जाने को लेकर सख्ती से कार्रवाई शुरू की। आईटी मंत्रालय ने विकिपीडिया के अफसरों को नोटिस भी जारी किया है। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अर्शदीप के परिवार के लिए यह खतरा बन गया है, साथ ही देश में माहौल को खराब करने की कोशिश है और विकिपीडिया के ऊपर इस तरह के दबाव अब भारत सरकार बना रही है कि इस पेज को तुरंत दुरुस्त किया जाए। दरअसल दुबई में भारत और पाकिस्तान के इस मैच में अर्शदीप ने आखिरी वक्त पर जो कैच छोड़ा था, उसकी वजह से यह पूरा बवाल शुरू हुआ। और उस मैच में क्या हुआ था, उस मैच को जैसे ही देखा गया और अर्शदीप के हाथ से यह कैच छूटा था, तो उस वक्त जो टीम के कप्तान थे, उनका जो हाव भाव था, अरे भाई ये क्या हो गया, बहुत नेचुरल रिएक्शन है। और ये रिएक्शन भारतीय कप्तान का था। लेकिन इसी चीज को बहुत आसानी से कोई व्यक्ति उठाकर अगर उसको खालिस्तान से जोड़ दे, पाकिस्तान से जोड़ दे, तो क्या निकल कर आता है? वही निकल कर आता है जो हमने अभी अर्शदीप के साथ होते देखा है। अर्शदीप को ट्रोल किया गया, अर्शदीप का नाम खराब किया गया, उनके साथ खालिस्तान जोड़ा गया और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। यही तरीका है पाकिस्तान का। एक तरफ पाकिस्तान बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगने के लिए हिंदुस्तान के सामने कटोरा रखता है और दूसरी तरफ पीठ में खंजर भोंकता है। यह पाकिस्तान का हमेशा से ट्रेंड रहा है। आमतौर पर स्टिंग ऑपरेशंस न्यूज चैनल्स दिखाया करते हैं, लेकिन अब तो स्टिंग ऑपरेशन राजनीतिक दल भी दिखाने लगे हैं। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ और खास करके मनीष सिसोदिया के खिलाफ किया गया स्टिंग ऑपरेशन सुर्खियां बटोरता रहा। दिल्ली में शराब के बाजार पर और शराब की सेल पर जो सियासी संग्राम है, वो तो लगता है थमेगा ही नहीं और इसके लिए अब स्टिंग का भी सहारा लिया गया, स्टिंग ऑपरेशन। इसकी खबर हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हमला आज सामने आया, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया गया। करीब 2.25 मिनट का एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है। इसके आगे और इसके पीछे क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये वीडियो क्लिप एडिटेड है, इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में इस वीडियो क्लिप को जारी किया, जिसमें शराब घोटाले से जुड़े एक व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। हमने जैसा आपसे कहा, हम कहना चाहते हैं कि भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता, हम इसकी जांच नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया है, इसलिए इस वीडियो को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आधार पर जो ये वीडियो दिया गया, इसमें कहा गया कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें बताया गया कि केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर रहे मनीष सिसोदिया सवाल के घेरे में खड़े होते। आरोप यह भी लगाया गया है और कहा गया है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कि सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि कैसे बिचौलियों के आधार पर, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे कि बिचौलियों को क्या देना होगा, स्टिंग का पैसा कहां कैसे जाएगा, ये तमाम चीजें हैं, कमीशन कैसे दिया जाएगा, ये सभी बातें आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिरकार ये स्टिंग ऑपरेशन किसका किया जा रहा है, तो ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है इस पूरे घोटाले से जुड़े एक व्यक्ति के साथ। इसमें आप देखिए पूरी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन पहले आपको दिखा देते हैं। वो तो उधर थोड़ी पहने दे देंगे। मीटिंग ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਹਰ उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि एवं खेल खेल रहे हैं। खेल तो 12% जेन्युइन है, तो कोई दो राम नहीं। और शुरू में जो लिखते हैं उन्होंने वो मोटे दौड़ की सी 12 पर थोड़े गाड़ी का ट्रक आया, 12 पर उन्हें पैसे मिले गए 6 शुरू कीजिए। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो, साढ़े दिन तो पहले वही दे देंगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਿਚੋਲੇ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6% ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਝੋ ਹੈ 6% ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣ ਲਓ
आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का, तो 12 करोड़ रुपया तो कमीशन आ गई, 6 करोड़ काला करके क्या देगा 10 छुट। हाँ वही होती दिक्कत सही सर। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे, वो तरीका तो दसो मनो। हम तो काला देना कोई कार नोट में उजर थोड़ी पहने दे देंगे। अच्छा जी भाई कंपनी 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई। ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली तो बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी जिन्होंने सारे। आपने देखा इस व्यक्ति को जो तमाम जानकारी दे रहा है कि कमीशन कितना लेना चाहिए, 6% लेना पड़ेगा, उसके आधार पर ये बातें होंगी, आंकड़े भी दिए जा रहे थे। हालांकि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, एक बार फिर आपको दोहरा कर बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि किस व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। जिस व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसका नाम है कुलविंदर मारवा। ये सनी मारवा के पिता हैं। सनी मारवा शराब घोटाले में 13वें नंबर के आरोपी हैं। शराब घोटाले में सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें से 93 नंबर है सनी मारवा का। भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों को कहा, जिसमें मुख्यतः संबित पात्रा ने कहा कि मारवा ने खुद कबूल किया है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बुला बुलाकर टेंडर दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया को ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को बुलाकर टेंडर देने के लिए मोटा पैसा दिया गया है, ये कहा है संबित पात्रा ने। उन्होंने कहा कि ये तो वीडियो बस शुरुआत है, अभी और बहुत कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी सामने लाकर प्रदर्शित कर देगी। मारवा साहब जिनका स्टिंग हुआ है वो कहते हैं एक गलती तो बड़ी कर दी जी इन्होंने, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुला करके इन्होंने टेंडर दिया है। एक्साइज विभाग में कंप्लेंट किया गया था 2021 में कि एनरिच कंपनी और ये जो इंडो स्पिरिट कंपनी है इनके रिटेलर्स भी हैं, खाओ गली इत्यादि, ये ब्लैकलिस्टेड हैं, इनको आप मत दीजिए टेंडर। कंप्लेंट के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने टेंडर दिया क्योंकि मोटा माल मिल रहा था। ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये तो खुद मारवा जो इसमें इन्वॉल्व है वो कह रहे हैं। आज आपने एक वीडियो देखा है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस प्रकार से लूट मचाई गई है, जिस प्रकार से दलाली खाई गई है, ऐसे अनेक वीडियो अब कुछ दिनों के अंदर सामने आने वाला है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। संबित पात्रा ने जो तमाम आरोप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए वो भी हम आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ये दरअसल एक स्टिंग के तौर पर था जो सामने आया। अब आइए देखिए क्या क्या आरोप लगाए गए। पहला आरोप लगाया गया कि नई शराब नीति के बाद 150 करोड़ रुपए तक की कमीशन ली गई है। यह पहला आरोप था। दूसरा बड़ा आरोप लगाया गया कि शराब की बिक्री के फायदे से 80% हिस्सा केजरीवाल के दोस्तों को मिलने वाला था। तीसरा आरोप, शराब घोटाले में डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोटा पैसा कमाया, जिसकी बातें हमने अभी आपको सुनाई भी। चौथा आरोप, कमीशन के बाद माफियाओं को भी खुली छूट दे दी गई कि जैसे चाहे वैसे वो पैसे कमा सकते थे। छठा आरोप, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को बुला बुलाकर ठेके दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। यह भी कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पैसा पहुंचाया जाता था। हालांकि इस आरोप को सत्यापित कैसे किया जाए यह अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बताया नहीं। नई शराब नीति से शराब की बिक्री बढ़ने के बजाय राजस्व का घाटा हुआ है। शराब की बिक्री बढ़ गई लेकिन राजस्व का घाटा हुआ है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को संबित पात्रा ने कट्टर बेईमान और पार्टी बताया और यहां तक कहा कि अब मनीष सिसोदिया के बचना बहुत मुश्किल है। ये तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया पर व्यक्तिगत तौर पर और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पर लगाए। कहा गया कि ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, इसलिए एक बोतल के साथ साथ एक बोतल फ्री देने पर कारोबारियों को जबरदस्त फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखी, अब आम आदमी पार्टी भी सामने खड़े हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन झूठा है और कुछ ही घंटे बाद जब मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस स्टिंग ऑपरेशन को सड़क छाप बताते हुए कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही मढ़ दिए। आरोप देखिए। काफी दिन से चिल्ला रही है
घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे बहुत सारे स्टिंग उनके पास भी है और टीवी चैनल को उसको भी चलाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते चले आ रहे हैं। अपने ऊपर लगे केस को सीबीआई के ऊपर दबाव का नतीजा मानते हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके साथ साथ सीबीआई के जरिए जब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पा रही तो अब इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन जारी किए जा रहे हैं। सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। मनीष सिसोदिया ने जिस सीबीआई अधिकारी के आत्महत्या का जिक्र किया, उस पूरे मामले पर सीबीआई की पूरी एक स्पष्टीकरण सामने है। हम आपको उसको शब्दशः पढ़कर बता रहे हैं। शराब घोटाले पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से माफ कीजिएगा, हाँ, केंद्र के दबाव में आने की बात कही गई थी। आगे बढ़ाइए और हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सीबीआई ने अपना जवाब जारी किया है। सीबीआई ने लिखा है कि मनीष सिसोदिया के शरारती और भ्रामक बयान का सीबीआई खंडन करती है। दिल्ली की आबकारी नीति की केस की जांच चल रही है। अभी तक किसी भी आरोपी को क्लीन चिट नहीं दिया गया है। मनीष सिसोदिया जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस अधिकारी पर आत्महत्या करने की बात कही जा रही है, उन्होंने निजी कारणों से अब जो किया वो किया, उसके लिए किसी भी तरह का कोई दबाव कहीं पर भी नहीं। ये सीबीआई का स्पष्टीकरण है जो अभी हम आपके सामने पढ़कर बता रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया और सीबीआई के बीच में भी घमासान चल रहा है। अब इसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझना आवश्यक है कि इस पूरे मामले पर जांच कैसे शुरू हुई, सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर तक कैसे पहुंची। दिल्ली सरकार के ही मुख्य सचिव ने 15 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट को 8 जुलाई 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा गया था और यह रिपोर्ट तैयार की गई थी मुख्य सचिव के द्वारा, जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए थे। मुख्य सचिव अरविंद केजरीवाल सरकार के मातहती काम कर रहे थे। इस रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति की वजह से 144 करोड़ का सरकारी राजस्व को घाटा पहुंचा है। मनीष सिसोदिया पर इस पूरे मामले में कई जगहों पर अनदेखी करने के आरोप भी लगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट को सीबीआई को हवाले दिया और कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इस मामले की जांच अभी चल रही है। हमने आपको लगातार दिखाया था कि कैसे एक के बाद एक सीबीआई ने रेड किए थे, 7 जगहों पर छापे मारे गए थे और पूरे दिन भर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी थी। मनीष सिसोदिया का कहना है कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो क्या क्लीन चिट दे दी गई है उनको? इसका जवाब अभी उनके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत चोरी हुई है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने रखा है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन जब तक कोर्ट में प्रस्तुत करके सत्यापित नहीं किया जाता तब तक उसके बारे में भी कुछ भी कहना अपने आप में सही नहीं है। हाँ, ये एक बात बिल्कुल सही है जो हम सटीक तरीके से आपके सामने कह सकते हैं, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त घमासान है। राजनीति चरम पर है। अब इसका असर गुजरात के चुनाव में और हिमाचल के चुनाव में कितना होगा, इसका आकलन करके हम आपको बताते रहेंगे। आज शिक्षक दिवस है। आज के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में अपने गुरु को आदर देना, उनका आशीष लेना, इसकी परिपाठी चली आ रही है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले शिक्षकों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न सिर्फ सरकार की कई नीतियों के बारे में शिक्षकों के साथ अपने विचार साझा किए,
बल्कि शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, किस तरह से शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बारे में भी चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिए गए हैं। ऐसे 45 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के संबोधन में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हर बच्चे के सफर में, हर बच्चे के जीवन के सफर में, बचपन से लेकर उसके वयस्क तक जो उसके मार्ग का रास्ता होता है, इसे प्रशस्त कोई और नहीं करता बल्कि एक शिक्षक करता है। तो आइए 5 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या हैं, अब आपको दिखाते हैं। जो टीचर का सपना खुद का ही छोटा होता है, उसके दिमाग में 10 से 5 का ही भरा रहता है। आज 4 पीरियड लेने हैं, वही रहता है, तो वो उसके लिए वो भले तनख्वाह जाता है, 1 तारीख का वो इंतजार करता है, लेकिन उसको आनंद नहीं आता है, उसको वो चीजें बोझ लगती है। लेकिन जब उसके सपनों से जुड़ जाता है, तब ये कोई चीज उसको बोझ नहीं लगती है। उसको लगता है कि अरे मेरे इस काम से तो मैं देश का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करूं। अगर मैं खेल के मैदान में एक खिलाड़ी तैयार करूं और मैं सपना संजोऊं कि कभी न कभी मैं उसको दुनिया में कहीं न कहीं तिरंगा झंडे के सामने खड़ा हुआ देखना चाहता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं आपको उस काम का आनंद कितना आएगा, आपको रात रात जागने का कितना आनंद आएगा। आज जो पीढ़ी है, जो विद्यार्थी अवस्था में है, 2047 में हिंदुस्तान कैसा बनेगा, ये उन्हीं पर होने वाला है। भाषा को अलग होगी, क्षेत्र अलग होगा, समस्याएं अलग होगी, लेकिन ये भी है कि इनके बीच में आप कितने ही कौन हो, आप सबके बीच में एक समानता है, और वो है आपका कर्म, आपका विद्यार्थियों के प्रति समर्पण। टीचर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता। कितना ही बच्चा पढ़ने में लिखने में पूर्व, अरे करो बेटे हो जाएगा, अरे देखो बेटे करो, देखो देखो उसने किया तुम भी करो हो जाएगा, यानी आप देखिए उसको पता भी नहीं है, लेकिन टीचर के गुणों में होता है, वो हर बार पॉजिटिव ही बोलेगा, वो कभी किसी को नेगेटिव कमेंट करके निराश कर देना, हताश कर देना उसके नेचर में नहीं है। हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो परंपरा रही है, वो किताबों तक सीमित कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। वो तो एक प्रकार से सहारा है, सहारा है हमारे लिए। हम बहुत सी चीजों, और आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत संभव हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हमारे गांव के टीचर भी, जो स्वयं टेक्नोलॉजी का उनका पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन करते करते वो सीख गए, और उन्होंने फिर सोचा कि भी, क्योंकि उसके दिमाग में स्टूडेंट भरा पड़ा है। तो अभी आपको हमने दिखाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात कही। अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है जो टीचर्स डे पे, शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा। ये उनके ट्वीट को मैं पढ़कर अभी आपको बता रहा हूं। टुडे ऑन टीचर्स डे आई एम ग्लैड टू अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव, द डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri School for Rising India Yojana. This will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP. अगर मैं इसका तर्जुमा कर आपको बताऊं तो आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई बनाई गई है उसको ये पूरे तरीके से चरितार्थ करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी घोषणा अभी की है, जिसकी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। आइए अब आज की आखिरी स्टोरी पर आपके सामने पहुंचे, और ये आखिरी स्टोरी सोनाली फोगाट से संबंधित है। गोवा और हरियाणा पुलिस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और टिकटॉक के स्टार सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगातार दिन और रात एक किए बैठे हैं।
लेकिन ये ऐसी गुत्थी बन गई है जो कि सुलझने के बजाय और उलझती ही चली जा रही है। एक के बाद एक रोज दिन नए खुलासे होते हैं। गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली फोगट के गुड़गांव के सेक्टर 102 में उनके फ्लैट की तलाशी ली है। पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे इस पूरे घर को खंगाला। पुलिस को तलाशी के दौरान सोनाली फोगट के घर से बहुत सारी चीजें मिली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जैसी जानकारी मिलेगी क्या क्या मिला ये भी हम आपको बताएंगे। माना जा रहा है कि जो अभी सामान बरामद किए गए हैं उससे इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। जो चीजें बरामद की गई हैं उनमें सोनाली फोगट का पासपोर्ट मिला है। इसके साथ साथ सोनाली फोगट के अन्य ऐसे जरूरी दस्तावेज भी मिले हैं जिसके जरिए यह साबित किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार वहां क्या हो रहा है। जो अहम दस्तावेज हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके साथ साथ सुधीर सांगवान का लाइसेंस मिला है। सुधीर सांगवान पीए के तौर पर सोनाली फोगट के साथ काम करते थे। उनके ऊपर हत्या के आरोप की बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि परिवार पूरी तरीके से मानता है कि सुधीर सांगवान का इस पूरी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। परिवार ने कई मौकों पर यह बात सामने रखी है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हावी है। कुछ राजनयिकों के नाम भी उन्होंने कहा है, परिवार ने कहा है कि सामने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही किसी भी खुफिया महकमे में इसकी पुष्टि हो पाई है कि क्या वाकई में वो लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं परिवार के द्वारा इसमें शामिल हैं या लिप्त हैं। गोवा पुलिस आज गुड़गांव से जब फ्लैट पहुंची तो उसके बाद जांच जो तमाम चीजें मिली हैं, रेंट एग्रीमेंट मिला है, एफिडेविट मिला है, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं जिसकी जांच हो रही है। अब ये सारी जानकारी गुड़गांव पुलिस से भी साझा की जा चुकी है। नए खुलासे जो हो रहे हैं उससे अब एक के बाद एक गतियां मिलती चली जा रही हैं। मर्डर मिस्ट्री हालांकि अभी भी बरकरार है कि सोनाली फोगट को आखिरकार किसने और क्यों मारा। उनके घर से 3 डायरियां बरामद की गई और ये डायरियां लाल रंग की बताई जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन डायरी से ही मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के कई तरह के बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। लेकिन इन डायरी में दरअसल अकाउंट्स हैं, इन डायरी में पर्सनल ब्यौरा है। इन डायरी के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पैसे का लेन देन सोनाली फोगट की हत्या का एक मुख्य कारण हो सकता है। लेकिन अभी ये सब कुछ अटकलों के बाजार में है। हाँ, इतना जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा की राजनीति बहुत गर्म है और जैसे ही इस मामले पर कुछ जानकारी आगे बढ़ती है और तथाकथित तौर पर जिन राजनेताओं की बात कही जा रही है उनके नाम हम सार्वजनिक तौर पर ले पाएंगे, शायद हम आपके पास सबसे पहले इसे लेकर आके आने वाले चैनल होंगे।